देख लिया अपनी माँ को, कितनी अकड़ थी उन्हें अपने ऊपर। कैसे कहा करती थीं, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आज क्या हुआ, पड़ गई सहारे की ज़रूरत। क्यों जा बैठी हैं वो मेरे ही बेटे के घर में। रत्ना पति से गुस्से में बोले जा रही थी। बस करो रत्ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था जब मैं तुम्हारी बातों में आ गया था। सच कहूँ, माँ से ज़्यादा ज़रूरत एक दिन तुम्हें किसी सहारे की पड़ेगी, और अगर मैं जिंदा रहा तो ज़रूर साथ दूंगा, पर नहीं रहने पर तुम्हें कौन सहारा देगा नहीं कह सकते। ब्रजेश जी हारे हुए से बोले। रहने दीजिए जी, आपसे पहले तो मैं चली जाऊंगी, रत्ना जी ने कहा। ब्रजेश जी बिना कुछ कहे उठे और बाहर बरामदे में जा बैठे। अपनी लाचारी पर वो फपक कर रो पड़े। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? माँ सुनैना जी की आवाज़ कानों में पड़ते ही वो चारों तरफ माँ को खोजने लगे। माँ, मुझे कभी माफ़ मत करना, मैं सबसे नालायक बेटा हूँ तुम्हारा। कभी सोचा भी नहीं था माँ और पत्नी के बीच ऐसा पिसूंगा कि तुम इस घर से बिना कुछ कहे मुझे खुशी से रहने का आशीर्वाद देकर निकल जाओगी। ब्रजेश जी मन ही मन ये सब कह दुखी होकर उधर ही बैठे रहे। उधर रत्ना जी अपने बेटे को फ़ोन करने लगती हैं। हेलो निहाल, दादी को अपने घर क्यों लेकर आ गए? देखना, बहू की भी दादी से खटपट होने लगेगी और तुम दोनों परेशान रहने लगोगे। जाओ, उन्हें वापस उनके पुराने घर में छोड़कर आ जाओ, रत्ना जी बेटे से बोली। बस करो माँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या मन में बिठा कर रखी हुई हो। पापा को भी सालों से दुखी करके रखी हुई हो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ बहुत खुश हैं? नहीं माँ, दादी के साथ तुमने सही नहीं किया है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर तुम्हें लग रहा होगा तुम्हें खुशी मिल गई, पर तुम्हारी वो खुशी अकेले की है। ना पापा खुश हैं, ना ही मैं। सोचो कभी कल को ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ तो तुम्हें किसका सहारा चाहिए होगा। निहाल ने यह कहकर फ़ोन रख दिया। उधर ब्रजेश जी को न जाने क्यों रह रहकर रत्ना जी पर जितना गुस्सा आता, उतना ही बेटे पर प्यार और खुद पर खींच। कितनी खुश थी सुनैना जी जब रत्ना को बहू बनाकर लाई थी, पर बहू रत्ना को सास ससुर का साथ नहीं भा रहा था। वो ब्रजेश जी से कहीं अलग चलकर रहने को बोलती रहती। हार कर ब्रजेश जी को उनकी माँ ने कहा, बेटा, हर दिन के क्लेश से अच्छा है तुम दोनों शांति से कहीं रहो। हम यहाँ अपने घर में रहेंगे, तुम लोग आते जाते रहना। भारी मन से ब्रजेश जी माता पिता को छोड़कर जाने को तैयार हुए थे। माँ ने साथ ही ये भी कहा, बेटा, हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। बस बेटा, बहू सम्मान करे यही चाहिए। शायद दूर रहकर वो सम्मान बना रहे। बहू को तेरे साथ और सहारे की ज़रूरत है, तू वो निभा। समय गुजरने लगा था। इधर निहाल का जन्म हुआ और उसकी परवरिश में रत्ना को दिन में तारे नजर आने लगे थे। रत्ना जी की माँ कुछ समय आकर संभाल गईं, पर आखिर कोई कब तक अपना घर बार छोड़कर आपकी खिदमत कर सकता है, वो भी उसकी जो अपने हाथ पैर चलाना ही न चाहे। रत्ना जी हार कर एक दिन ब्रजेश जी से बोली, सासू माँ को कहिए ना आकर निहाल की देखभाल कर दें, मुझसे अकेले नहीं संभाला जा रहा है। ब्रजेश जी ने सुनैना जी से यूं ही बातों बातों में निहाल को लेकर बातचीत की, तो सुनैना जी अब हर दिन ब्रजेश जी के घर आकर बच्चे की तेल मालिश करती, उसे दुलार करती और उसके साथ खेल कर चली जाती थी। ज्यों ज्यों निहाल बड़ा होने लगा, उसका सुनैना जी से लगाव भी ज़्यादा होने लगा था। वो दादा दादी के पास ज़्यादा वक्त गुजारा करता। ये सब रत्ना जी को सही नहीं हो रहा था, पर जानती थी निहाल अब बड़ा हो रहा है। उनका कुछ कहना शायद निहाल को अच्छा न लगे और वो उन्हें ही कुछ उल्टा सीधा न समझने लगे। ये देखते हुए उन्होंने उसे शहर से बाहर पढ़ाई करने हॉस्टल में डाल दिया, पर निहाल का लगाव दादा दादी से ज्यों का त्यों बना रहा। निहाल हॉस्टल में ही था जब अचानक दादाजी की मृत्यु की खबर सुनी। वो घर आया और दादी को जबरदस्ती अपने साथ ब्रजेश जी के घर ले गया। रत्ना जी जो खुली छूट लिए घूमती रहती थीं, सुनैना जी का आना उसे जरा न सुहाता। न ठीक से खाने को देती, न बात करती। ब्रजेश जी माँ की हालत देख रो जाते, उसका हाथ पकड़कर घंटों बैठे रहते। पति के चले जाने का गम वही समझ सकता है
जिसने अपना सहारा खो दिया हो। सुनैना जी को बेटा सहारा देना चाहता था, पर रत्ना जी की किचकिच से वो अब घर पर ही कम रहता। सुबह का निकला रात को आता, खाना खाता सो जाता। एक दिन रत्ना जी गुस्से में बोली, जब से माँ यहाँ आई हैं तुम उनकी परवाह में अपनी पत्नी की परवाह करना भूल गए हो। वो यहाँ नहीं थी तो कम से कम तुम मुझसे बात किया करते थे। उनके आने से हमारे बीच दूरियां आ गई हैं। इससे अच्छा तो वो वहीं अकेली रहती, मेरी जिंदगी तो तबाह न होती। ब्रजेश जी ने पहली बार रत्ना जी को चांटा मारा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। ये वही माँ है जिसने अपने इकलौते बेटे को बस खुद से दूर तुम्हारे लिए कर दिया, और आज बाबूजी नहीं है, उनके पास अपना कहने को एक मैं ही तो हूँ। तुम ही बताओ, ऐसे में वो कहाँ जाएंगी। सुनैना जी कमरे में सब सुन रही थीं। वो उठी और अपना सामान बांधकर कमर में लटकी अपने घर की चाबी पर हाथ फिराते सोची, भगवान का लिखा कोई टाल नहीं सकता। असमय साथ छोड़कर चले गए तुम, पर मेरे लिए सहारे को एक छत छोड़ गए हो। अब से जब तक जिंदगी रहेगी उधर ही रहूंगी। ब्रजेश माँ को जाते देख पैर पकड़ लिए। माँ, अकेले कहाँ रहोगी, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जाना होगा तो रत्ना जाएगी, उसको दिक्कत है ना। बेटा, बहू तेरे भरोसे यहाँ आई है, उसकी जिम्मेदारी तेरी है। मैंने तुम्हें जन्म दिया, तू हमारी जिम्मेदारी। हमने पूरी कोशिश की अपनी जिम्मेदारी निभाने की, पर बहू को हमारा साथ अच्छा नहीं लगता, और इस वजह से तुम दोनों में हर दिन झगड़े हों, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तू उस घर आ सकता है, पर मैं तेरे घर आकर कलह नहीं करवा सकती। कहते हुए सुनैना जी निकल गईं। अकेला इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है। सुनैना जी भी बीमार रहने लगी थी। उनकी बड़ी तमन्ना थी निहाल का ब्याह देखकर इस दुनिया से विदा लें। अभी कुछ महीने पहले ही निहाल का ब्याह हुआ था। वो अपनी माँ से कम ही बात किया करता था। शादी के बाद वो पास के ही शहर में नौकरी करने लगा और घर ले लिया और पत्नी नीति के साथ रहने लगा। सुनैना जी को उसने 1000 दफा कहा अपने संग चलने को, पर वो एक ही जिद करती रही, अब यहीं से मेरी अर्थी उठेगी। निहाल अभी एक दिन पहले दादी से मिलने उनके घर गया तो उनकी हालत देख दहल गया। जिन हाथों वो पलकर बड़ा हुआ वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे। वो दादी पर गुस्सा करते हुए बोला, अब आपकी एक नहीं सुनने वाला। बहुत जिद्दी हो ना आप, मैं भी आपका ही पोता हूँ, देखो खुद को। और बस कार में दादी को लेकर चला आया था। नीति खुद की नौकरी करती थी, पर निहाल के मुंह से दादी की इतनी बातें सुन चुकी थी, और निहाल का दादी के लिए प्यार देख उसने सुनैना जी को सहर्ष स्वीकार कर लिया। यही बात जब रत्ना जी को पता चली तो वो बेटे से नाराज होकर बैठ गई थी, और ब्रजेश जी लाचारी से माँ और पत्नी के बीच फंसकर रह गए थे। 2 दिन बाद अचानक निहाल का सुबह सुबह फोन आया, पापा जल्दी से यहाँ आ जाओ। ब्रजेश बिना देरी किए निहाल के पास पहुँच गए। पापा, दादी। ब्रजेश जी को समझते देर न लगी। माँ अब सब छोड़कर चली गईं। वो भागकर माँ के पास गए। सच में माँ को सहारा नहीं चाहिए था, इसीलिए वो चली गईं। ब्रजेश जी ने देखा माँ की मुट्ठी में कोई कागज मुड़ा तुड़ा पड़ा है। निकाल कर पढ़ा तो फफक कर रो पड़े। बेटा, मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरी फिक्र में रहे। मैंने अपनी कसम देकर तुम्हें रोक रखा था। बहू के लिए कभी माँ की ज्यादा परवाह मत करना। बेटा, एक औरत अपना सब कुछ पति के लिए छोड़कर आती है। उसका स्वभाव हम पहले से तो जानते नहीं होते। मैंने बहुत कोशिश की कि रत्ना बहू को दिल से अपना कर उसके दिल में अपने लिए जगह बना पाऊं, पर मैं सफल ना हो सकी। तेरे बाबूजी के जाने के बाद जिंदगी जीने का मन भी नहीं करता था। हर रात ये चिट्ठी मुट्ठी में लेकर सोती थी, जाने कब मेरा आखिरी दिन हो। तू बहू से नाराज मत रहा कर, अच्छा नहीं लगता। हो सके तो उसे माफ कर देना। मेरे न रहने से शायद अब उसकी जिंदगी में ये डर नहीं रहेगा कि उसका पति माँ के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा। मेरी विदाई खुशी से करना। मैं तो तेरे पापा के पास कब से जाने को तड़प रही थी, अब जाकर भगवान ने मेरी सुनी। ब्रजेश जी माँ के सीने पर सिर रखकर बिलख पड़े। निहाल पापा और दादी को देख अलग रो रहा था। बेटा, दादी को इसके अपने घर ले चल, उसकी विदाई वहीं से करेंगे जहाँ से ये जाना चाहती थी। ब्रजेश जी उठते हुए बोले। सुनैना जी के चले जाने से ब्रजेश जी, निहाल
नीति तो दुखी थे ही। इस बार जिसके आंसू नहीं रुक रहे थे वो थी रत्ना जी, क्योंकि निहाल ने वो खत देते हुए कह दिया था, माँ अब तुम चैन से रहना, दादी जो चली गई हैं और उसके साथ तुमने शायद अपना पति और बेटा भी खो दिया। काश वक्त रहते समझ जाती तो दादी यूं हमें छोड़कर कभी भी दुखी होकर नहीं जाती। रत्ना जी को अपना व्यवहार चलचित्र की तरह सामने नजर आ रहा था। बच्चा चाहे कितना ही अपना क्यों ना हो, समय के साथ समझ आ ही जाती है, सही गलत को परखना आ जाता है। कल को अगर मेरे साथ निहाल का व्यवहार तो अगर और खराब हो गया तो क्या होगा। वो रोते रोते पति और बेटे से अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदगी महसूस करते हुए बोली, मुझे पता है आप दोनों के लिए मुझे माफ करना मुश्किल होगा, फिर भी मुझे माफ कर दे। निहाल माँ को पकड़कर बोला, माँ काश ये माफ़ी आप दादी से मांग सकती, हम तो कैसे भी आपका साथ निभाएंगे, क्योंकि हमें बिखरा घर नहीं चाहिए। दोस्तों, आजकल अधिकांशतः लड़कियों को ससुराल जरा भी नहीं सुहाता है। पहले के समय में समाज का लिहाज करके संग रह भी लेती थीं, पर अब अलग रहना चाहती हैं। पर सोच कर देखिए, जिनकी जिंदगी में बच्चों के सिवा कुछ नहीं होता, वो कैसे उसके बिना रह पाते होंगे। समय का पहिया घूमकर पुनः एक बार उस जगह आ जाता है जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। कल को हमने किया, आने वाला कल को हमारे बच्चे वो कर सकते हैं। इसीलिए परिवार का सम्मान करें, दोनों तरफ से सम्मान मिले, प्यार मिले तो कोई भी परिवार न बिखरे, न किसी को ससुराल से आपत्ति हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।